हेलो फ्रेंड्स, बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन हुए 10 दिन हो चुके हैं और हमारी वंदना जी घर आ चुकी हैं और घर में राजेश वागले यानी कि उनके पति उनकी खूब सेवा कर रहे हैं। और केवल सेवा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रोमांटिक गाना भी गा रहे हैं, यानी कि उन्हें रोमांटिक गाना भी सुना रहे हैं। और अभी ये जो सीन चल रहा है ये चल रहा है सुबह के वक्त का। अदर को स्कूल जाना है, वागले जी को, राजेश वागले को ऑफिस जाना है और इनका हैंकी नहीं मिल रहा है, मोजा नहीं मिल रहा है। तो ये लोग परेशान हैं। और कभी ये लोग वंदना को आवाज़ दे रहे हैं तो कभी आशा को दे रहे हैं, पर ना तो आशा सुन रही है ना तो वंदना सुन रही है। खैर, अब वंदना जी सुनती हैं तो उन्हें किचन में सखी के साथ देखकर राजेश वागले को थोड़ा परेशानी होती है कि तुम अभी रेस्ट में रहती तो यहाँ किचन में हो। तो इस पर वंदना कहती है कि क्या करूँ, आशा नहीं आई है, अब अकेले सखी पे तो छोड़ नहीं सकती हूँ, और फिर अभी मैं ठीक हूँ और दवा भी तो ले रही हूँ। तभी वागले जी को फ़ोन आता है तिवारी का कि आप नीचे आइए, कुछ मामला है। अब वागले जी सोचते हैं राजेश वागले की अब क्या हुआ। खैर, वो नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं तो अलग ही नज़ारा है। क्या नज़ारा है सो देखिए। नीचे जोशीपुरा जी पीपीई किट पहने हुए हैं और पूरा ऊपर से नीचे पैक हैं, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट लग रहे हैं। तो राजेश वागले पूछते हैं कि अरे भाई दक्कू भाई, ये क्या हुआ, ये आपने पीपीई किट क्यों पहन रखा है, अभी तो कोविड का कोई मामला नहीं है। तो वो कहते हैं नो 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 नो, अभी इस बिल्डिंग में हमारी पूजनीय वंदना भाभी का ऑपरेशन हुआ है और वो यहाँ पे आई हैं और मुझे इस बिल्डिंग में कोई किसी भी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नया रूल बनाया है। अब राजेश वागले कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आपने कौन सा रूल बना दिया। तो पीछे से हर्षद अग्रवाल कहते हैं कि अरे राजेश भाई, अब इनको जो है ना, यहाँ से सभी यहाँ पे जो भी आएंगे उनसे इन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट जमा करना होगा, उनको अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट जमा करना होगा। और साथ ही जब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तभी उन्हें यहाँ पे एंट्री मिलेगी। अब देखिए ना राजेश भाई, मेरा एक नया किराएदार आने वाला है, उसे भी नहीं आने दे रहे और इस आशा को भी नहीं आने दे रहे हैं, वो कहीं पे काम करने के लिए नहीं है। खैर, राजेश जी अपना निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और ये बहसा बहसी वहाँ पे चल रही है। और दक्षेश जी बोलते हैं जोशीपुरा कि आशा का रिपोर्ट आते के साथ मैं उसे बिल्डिंग में भेज दूंगा, फ्लैट में, लेकिन मैं तुम्हारे किराएदार का जब तक कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट जमा नहीं होगा तब तक मैं उसे आने नहीं दूंगा। अब इधर ऑफिस का सीन है, वागले जी आ चुके हैं, राजेश वागले ऑफिस आए हैं और कियारा मैडम से बात करते हैं। तो वहाँ पे निक का फ़ोन आया हुआ है। निक ने फ़ोन इंदौर ब्रांच से किया है और वहाँ पे दर्शानी भी है। ये लोग ब्रांच की परेशानी बता रहे हैं कि किसी भी तरह से हम लोग ब्रांच में काम नहीं कर पा रहे हैं, ये परेशानी आ रही है। तो कियारा कहती है कि राजेश वागले जी, क्या आप कुछ कर सकते हैं। तो उस पर राजेश वागले उसे कहते हैं निक से कि ऐसा करो कि पहले सारे रिपोर्ट्स देखो, वहाँ पर पहले किस तरह से काम वाम हो रहा था, और उस रिपोर्ट का पूरा रिसर्च करने के बाद ही आगे जो भी हो उस काम को करो। तो निक कहता है कि ठीक है सर, लेकिन आपके एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल आपने जो अभी कहा है मैं वैसा करता हूँ। उसके बाद राजेश वागले जो हैं वो कियारा को कहते हैं कि सर हमेशा, यानी कि कियारा के जो पापा थे वो हमेशा ऐसा ही करते थे ब्रांच में, जब भी किसी नए ब्रांच में या वो ब्रांच जिसमें कि कुछ लॉस चल रहा होता था उसमें वो इसी तरीके से काम करते थे कि वो पहले के सारे रिपोर्ट को चेक करते थे। तो कियारा कहती है कि हाँ पापा की तुम्हें सारी बातें राजेश वागले आपको याद है, और मुझे भी पापा की ये सारी बातें याद है कि वो किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ऑफिस में आए तो वो उसको हैंडल करते थे। खैर, यहाँ पे कियारा मैडम कहती हैं कि राजेश वागले जी, अगर आप इंदौर गए हुए होते तो इंदौर में आज ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, लेकिन ठीक ही है आप यहाँ हैं तो कम से कम वन्ना जी का इलाज तो अच्छा से हो रहा है। अब इधर जोशीपुरा को देखिए, जोशीपुरा ने कहा है कि
हर्षद का जो किराएदार है वो यहाँ पे तभी आएगा जब इस बिल्डिंग के सभी मुख्य लोग उसका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आरटीपीसीआर रिपोर्ट वो जमा होगा तब। अब यहाँ पे एक मीटिंग बैठाए हुए है जोशीपुरा बिल्डिंग के कुछ लोगों को लेके, साईं दर्शन बिल्डिंग के कुछ लोगों को, और यहाँ पे इंतजार हो रहा है हर्षद के नए किराएदार का, यानी कि अक्षय लक्ष्मण का। नया किराएदार आने वाला है और यहाँ पे उसको लेके तू मैं हो रही है। तभी तिवारी जो है वो अनाउंस करता है कि अक्षय नारायण जी हाजिर हों, मतलब जैसे कि कोर्ट में कहा जाता है उस तरह से अक्षय नारायण को तिवारी जो है आवाज़ देता है। ये मैं फिर एक बार बता दूं कि ये हर्षद का नया किराएदार है अक्षय नारायण, जो कि पेशे से एक जादूगर है। अब वो आता है बिल्कुल येलो ड्रेस में, यानी कि पीले पीले ड्रेस में। तो उसे देख के जोशीपुरा कहता है कि तुमने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लाया है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाया है, ये सारी बात बोलता है। और फिर उसके बाद जोशीपुरा तिवारी से कहते हैं कि इसे कुर्सी दो। तब तक वो जादू से अपने लिए कुर्सी यानी कि चेयर, बहुत सुंदर चेयर ले आता है। उसकी इस जादूगरी को देख के वहाँ पे बैठे हुए साईं दर्शन बिल्डिंग के लोग हैरान होते हैं और खुद जोशीपुरा भी हैरान होता है। उसके बाद अक्षय लक्ष्मण से जोशीपुरा कई प्रकार के सवाल करता है, लेकिन जो अक्षय लक्ष्मण जो है वो भी अपने जादूगर वाले स्टाइल में ही जवाब देता है। फिर वो बोलता है कि इनके लिए चाय ले आओ, तो वो जादू से अपने लिए चाय भी ले आता है। उसकी जादू को देखकर जोशीपुरा हैरान तो हो रहा है और खुद हर्षद भी हैरान हो रहा है। वहाँ पे बैठे हुए जो बिल्डिंग के लोग हैं उन्हें भी बड़ा हैरान हो रहा है कि ये तो हर बात में जादू दिखा रहा है। तो जोशीपुरा कहता है कि ये जादू क्या है, ये तो केवल हाथ की सफाई है। तो इस पे अक्षय लक्ष्मण कहता है कि ये हाथ की सफाई नहीं, ये मेरी जादूगरी है और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ जादू से। तो जोशीपुरा कहता है कि क्या कर सकते हो? तो बोलता है कि मैं लोगों को आदमी से जानवर भी बना सकता हूँ। तो जोशीपुरा कहता है फेंको मत, ऐसा नहीं होता है। बाकी लोग भी कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ही होता है, अरे हाथ की सफाई कर लिया कर लिया। तो इस पर वो जादूगर बोलता है कि मैं बना सकता हूँ। अब इधर वंदना जी के घर का दिखाया जा रहा है। वंदना जी घर पे हैं और वो अपने मेडिकल पेपर वगैरह देखती हैं, तो उनको ऐसा वो खोज रही हैं, फ़िलहाल वो खोज रही हैं और उन्हें मिल भी जाता है अपना मेडिकल पेपर। तो उसमें जो वो विल देखती हैं, बाकी चीज़ें देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि काफ़ी लंबा चौड़ा खर्च हुआ है। अब कैसे हमारे पतिदेव इसे चुकाएंगे? और तभी वहाँ पे उनके लिए सूप लेकर सखी आती है। तो वो कहती हैं कि अभी मुझे सूप नहीं पीना है। तो सखी कहती है कि फिर मैं पापा को फ़ोन कर दूंगी, सूप तो आपको लेना ही होगा। लेकिन वो सखी को कहती है कि तेरे पापा पर मेरे इलाज का बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है, मैं उन्हें मदद करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ कि अपना जो कैटरिंग का काम था उसे फिर से शुरू करूँ। तो सखी कहती है कि मम्मी आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सूप लीजिए। और सूप में चूँकि नमक कम है तो फिर से उसमें थोड़ा नमक डालने के लिए वो सखी जो है लेके गई है। अब इधर जो जादूगर साहब है अक्षय लक्ष्मण, वो कहते हैं कि मैं तिवारी को बिल्ली बना सकता हूँ। तो अब उनके जादूगरी को चेक कर रहे हैं जोशीपुरा और हर्षद अग्रवाल। तो तिवारी जो है उसे डर लग रहा है कि ये जादूगर अगर मुझे बिल्ली बना दिया और मैं फिर बिल्ली से तिवारी नहीं बन पाया तो मेरा क्या होगा। वहाँ पे चूंकि वो औरों को भी बोलता है कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन फंसता बेचारा तिवारी है। तो तिवारी को वो जादूगर कहता है कि तुम लिफ्ट के अंदर जाओ। उसके बाद उसे टोपी उतार कर उसका लिफ्ट के अंदर उसे भेज देता है। और उसके बाद आबरा का डाबरा बोल के वो हाथों से कुछ जादू टाइप का घुमाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। उसके बाद फिर वो जादू वाले कुछ शब्द बोलते हैं, आबरा का डाबरा अजीब अजीब से कुछ कुछ बोलता है ये अक्षय लक्ष्मण। उसके बाद लिफ्ट खुलता है और लिफ्ट जब खुलता है तो सबके सब हैरान रह जाते हैं कि लिफ्ट के अंदर बिल्ली बैठी हुई है और ये बिल्ली तिवारी बन चुका है। यानी कि ये जो अक्षय लक्ष्मण है ये सही में ये ऐसा जादूगर है कि आदमी को जानवर भी बना दे सकता है। उसके बाद तो जोशीपुरा का हाल देखने लायक है। अक्षय लक्ष्मण
गोद में बिल्ली को उठा लेता है, ये मानिए कि वो तिवारी को उठा लेता है और सभी उसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हैरान और परेशान है तो वो है जोशीपुरा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि तिवारी को इसने बिल्ली कैसे बना दिया, और वो जादूगर साहब के पैरों पे गिर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे रिपोर्ट मांगा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उसके बाद अक्षय लक्ष्मण कहता है चलिए चलिए, आपको माफ़ किया, अब बोलिए मुझे यहाँ कमरा मिलेगा या नहीं। तो बोलता है कि आपको मैं कैसे नहीं दे सकता हूँ, हसद भाई इन्हें अपना फ्लैट दिखाइए, रख लीजिए इन्हें किराएदार, ये तो महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े जादूगर हैं। अब यहाँ पे सबका कहना है कि तिवारी जो बिल्ली बन गए हैं, अब उन्हें बिल्ली से आप वापस तिवारी बना दीजिए, क्योंकि वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो यहाँ पे इस बिल्डिंग में आने जाने वालों पे नज़र रखता है। तो वो जादूगर जो है कहता है कि ठीक है, मैं इस बिल्ली को अब लिफ्ट के अंदर रखता हूँ, और वो बिल्ली को वापस लिफ्ट के अंदर रख देता है और बाहर निकलकर फिर आबरा का डाबरा डाबरा का आबरा हाथों से करता है। यानी कि जादू करने के लिए हाथ जो जादूगर लोग घुमाते हैं ना, बस वैसे हाथ घुमाता है और फिर लिफ्ट के अंदर से कौन निकल रहा है, ये है अपना तिवारी। यानी कि पहले तिवारी से बिल्ली बनता है और फिर उस जादूगर के जादू से वो फिर से तिवारी बन जाता है। और अक्षय लक्ष्मण के इस जादू को देख के आप देख ही रहे हैं कि सभी कितने हैरान हैं। अब इधर राधिका जी के घर पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये अपनी बड़ी बहू विद्या से कहती है कि तू रोज का ये कोचिंग के लिए दादर क्यों जाती है, तुझे तो बोरीवली में भी यहाँ ट्यूशन मिल जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, उन बच्चों को जब दूसरी टीचर मिल जाएगी तो मैं फिर इधर शिफ्ट हो जाऊंगी कोचिंग के लिए। उसके बाद वो राधिका जी को विद्या जी दवा देती है और कहती है कि काकू आप समय से दवा खा लीजिएगा। तभी अंदर से पकिया कहता है कि मम्मी मुझे 2000 रुपये दे के जाना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं काकू के पास तेरा 2000 रुपया रख दी हूँ, तो काकू से ले लेना। और उसके बाद विद्या जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चली जाती है। पकिया नहा के निकलता है तो काकू से पैसे मांगता है, काकू उसे पैसे देती है। तो पकिया देखता है कि अभी तक काकू जो है वो दवा नहीं खाए हैं, उनका दवा जो है वो प्लेट में पड़ा हुआ है। उसे देख ये ने और राधिका जी जो है मोबाइल पे कुछ देखने में लग गई हैं और वो अपना दवा खाना भूल गई हैं। तो पकिया की जैसे नज़र उनके दवा पे पड़ती है तो उसे कहना चाहिए था खाने के लिए, लेकिन पकिया यानी कि दादी को देखकर भी उन्हें दवा खाने के लिए नहीं बोलता है और अंदर चला जाता है। अब इधर फिर से हम लोग चलते हैं बन्ना जी के घर पे देखने की क्या हो रहा है। बन्ना जी प्रतिमा जी को फ़ोन करती हैं, वो उनकी पुरानी क्लाइंट रहती है कैटरिंग की, कि मैं फिर से कैटरिंग का काम शुरू कर रही हूँ, अगर आपका कोई ऑर्डर हो तो मुझे कहिएगा। तो प्रतिमा जी कहती हैं कि फ़िलहाल मुझे आप ये बताइए कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो वंदना कहती है कि मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो इस पे प्रतिमा जी कहती हैं कि लेकिन वंदना जी ऐसा है कि मुझे पता चला कि आपको बड़ी बीमारी हो गई है और आप लंबे इलाज में हैं, तो मैंने अपने बहुत सारे ऑर्डर जो हैं दूसरे कैटरिंग वालों को दे दिया है, इसलिए फ़िलहाल तो मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, अब आगे अगर होगा तो मैं बताऊंगी। उसके बाद वो फ़ोन रख देती हैं और वंदना को काफ़ी धक्का पहुंचता है कि प्रतिमा जी ने उन्हें अभी तक बीमार समझ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें बीमार समझकर वो कोई काम नहीं देना चाहती हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वंदना को दुख पहुंचाती है कि मैं खुद को इतना हेल्दी फील कर रही हूँ लेकिन लोग मुझे बीमार समझ रहे हैं। तो इस पे सखी समझाती है कि मम्मी आप इतना मत घबराइए, पापा बहुत समझदार हैं और वो खुद इस चीज़ को अपना जो भी उन्होंने लोन लिया होगा जिस भी तरीके से लिया होगा वो कर लेंगे मैनेज। और उसके बाद सखी जो है अपने हाथ से मम्मी को सूप पिलाती है और माँ बेटी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में यानी कि सोमवार के एपिसोड भी दिखाया जाएगा कि राजेश वागले के साथ क्या परेशानी आई हुई है और हर्षद जी जो नए किराएदार को रखते हैं उससे क्या परेशानी आती है। यानी कि कुछ परेशानियां ऑफिस में चलेंगी वागले जी के साथ और कुछ शाही दर्शन बिल्डिंग में भी आई। तो सोमवार के एपिसोड की कहानी मैं फिर अपनी आवाज़ में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।